Hello everyone. So we are going to start our new chapter, that is the living world. Let's start with the topic that is the characteristics of living organism. So first of all, what is living? Living, अगर हमें बताना है कि एक्चुअल में एक कोई ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई चीज़ है वो लिविंग कैसे है, अगर उनमें कुछ ये वाले कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, ओके। अगर उनमें ये कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है देन द थिंग इज लिविंग, जिसमें जो कुछ कैरेक्टर्स आते हैं दैट इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जो है रेस्पॉन्स सिस्टम है जिसको सेंसिटिविटी भी ही कहते हैं, होमोस्टैसिस शो करते हैं, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, उनमें जो है हाइडिटी है या फिर अडाप्टेशन शो करते, एवोल्यूशन हुआ है, एवोल्यूशन शो करते हैं, तो देन द थिंग इज लिविंग। ठीक है, अब हम इन सारे कैरेक्टर्स को वन बाय वन जो है एक्सप्लेन करेंगे और इन्हीं को थोड़ा सा मैं आपको अलग से बता दूं कि ये जो है जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ क्या है, दैट इज जो अभी मैंने बोला ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एटिटी, होमोस्टैसिस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन हम बताएं तो वो क्या होता है, दे हैव ऑल ओपन सिस्टम और दे मेंटेन होमोस्टैसिस एंड आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, हैव लाइफ साइकिल and undergo metabolic activities. They can grow and adapt to their environment and also show sensitivity, reproduction as well as evolution. Okay, अब इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे वन बाय वन पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ जो है इसमें हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं ना दो, दैट इज द इंक्रीज इन मास। ठीक है, इंक्रीज इन मास, लेकिन किस में, मास या नंबर, किस में, इंडिविजुअल या सेल। अब दो कैरेक्टरिस्टिक आए ना, इंडिविजुअल का नंबर बढ़ना, ठीक है, इंडिविजुअल का नंबर बढ़ना पॉपुलेशन में एक ग्रोथ वो होती है, एक होता है एक सिंगल इंडिविजुअल के बीच में जो है क्या हो रहा है, सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। ओके, तो ये जो सेल का नंबर बढ़ना है और जो टोटल इंडिविजुअल का नंबर बढ़ना है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक है। तो ग्रोथ जो है दो किस्मों से दिखाई जाती है, तो एक है इंक्रीज इन मास ऑफ सेल एंड मास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कि जो ग्रोथ है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और ये ग्रोथ तब होता है जब रेट ऑफ एनाबॉलिज्म दैट इज हायर देन दैट ऑफ कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो है वो क्या होते हैं, मैं जैसे आपको बता दूं, एनाबॉलिज्म मतलब एक यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मिलकर एक बड़ी चीज़ बनाती है, और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एक बड़ी चीज़ जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रखें, जब रेट ऑफ एनाबॉलिज्म ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कैटाबॉलिज्म, इन दैट केस ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ जो है अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है। नॉट ओनली मल्टी सेलुलर, जो यूनिसेलुलर है उनमें भी ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है, सेल का डिवाइड होना और दो अलग बनाना। अब वो कैसे कैसे होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। प्लांट्स में जो है सेल डिवीजन उनके थ्रू आउट लाइफ जो है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस होती है, वहाँ पर होता है, और वो स्पेसिफिक लोकेशंस पर जो है एक कुछ स्पेशल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। ये टिश्यूज़ को हम डिवाइडिंग टिश्यूज़ कहते हैं, डिवाइडिंग टिश्यूज़। ओके, डिवाइडिंग टिश्यूज़ ये जो है प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं और इनका सोल फंक्शन क्या है, दैट इज़ टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, इन दिस वे एक सेल का ग्रोथ होता है इन प्लांट, एक प्लांट का ग्रोथ होता है, सॉरी। अब देखते हैं एनिमल्स में क्या होता है। एनिमल्स में ग्रोथ जो है एक सर्टन एज तक होती है, जैसे आपने देखा होगा
एनिमल, एक बेबी बॉर्न हुआ, फिर वो ग्रो किया एंड आफ्टर ग्रो वो एडल्ट के बाद वो अपने फिजिकल अपीयरेंस में बढ़ता नहीं है, अप टू सर्टन एज तक जो है बढ़ गया, आफ्टर दैट जो है उसकी हाइट जो है वो रुक जाती है या फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन हम यहाँ पर जो है ये नहीं कह सकते कि उसकी ग्रोथ कम्प्लीटली, सेल डिवीजन कम्प्लीटली स्टॉप हो गया। वाई? क्योंकि सेल कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ, जब तक कि वो ऑर्गेनिज्म मर नहीं जाता तब तक क्या है, सेल डिवीजन कंटिन्यूस होती जाती है। क्यों होती है? फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किस लिए? कि अगर कोई सेल जो है वो पुराना हो गया, उसका टाइम लिमिट आ गया है और वो मर गया, तो उसकी जगह काम करने को दूसरा तो आना चाहिए ना, तो नया सेल बन जाता है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट टिश्यूज के लिए वो मेंटेनेंस जो है, वो सेल डिवीजन जो है वो कंटिन्यू होता है। ठीक है, अब देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल डिवीजन से होती है। सेल डिवीजन जो है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है हम उसको मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन है, दे आर बोथ सेम प्रोसेस एट द सेम टाइम। साथ में अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो सेल डिवीजन भी कर रहा है साइमल्टेनियसली। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है ना कि इसमें म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है ये, जहाँ पर अगर सेल डिवाइड कर रहा है इट मीन्स वो सेल, क्योंकि यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म बना है, अगर ये डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड होके ये जो है दो अलग ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो रिप्रोडक्शन भी हो गई, सेल डिवीजन भी हो गई। ठीक है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ये एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब सेल डिवीजन अपने टाइम पे होती है और जो ये है रिप्रोडक्शन है वो अपने टाइम पे होती है। ठीक है, अब देखिए सेल डिवीजन यूनिसेलुलर में जो है वो हम लेबोरेटरी में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब देखते हैं, अब ग्रोथ जो है हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, क्या ग्रोथ नॉन लिविंग में नहीं होता है? वो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या वो नॉन लिविंग में नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग भी जो है वो ग्रो करती हैं, साइज में करती है ना। जैसे कि अगर हम क्रिस्टल का देखें, क्रिस्टल का साइज भी बढ़ता है। स्नो माउंटेन देखें, वो भी बढ़ता है। डेजर्ट, सैंड ड्यून्स है, इनमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो मतलब अगर एक कोई क्रिस्टल इतना सारा था, कुछ टाइम बाद हमने देखा वो इतना हो गया, या फिर इसकी जगह अगर कोई और एग्जांपल दो, जैसे पहले एक माउंटेन इतना था, बर्फ़ पड़ी, ठीक है, वहाँ पर स्नोफॉल हुआ और ऐसे ये स्नो की एक लेयर बन गई, बढ़ गया ना इसका भी हाइट, फिर और पड़ी और ज़्यादा स्नोफॉल हो गया और फिर से एक लेयर ऐड हो गई। तो नॉन लिविंग थिंग भी जो है वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। लेकिन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ जो है वो इंटरनल है, वेयर एज नॉन लिविंग थिंग में वो एक्सटर्नल है। हाउ? कि नॉन लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ है वो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस होता है। ये है माउंटेन का सरफेस, इस सरफेस पे स्नो क्या हुआ, एक्यूमुलेट हुआ इसकी सरफेस पे। इस एक्यूमुलेशन की वजह से इसका क्या बढ़ गया, इसका जो है साइज बढ़ गया, इसका हाइट बढ़ गया। तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस है जो मटेरियल के एक्यूमुलेशन से होता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है, ये इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो मटेरियल है वो बिल्डअप होता है और बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है एक साथ में। और इट इज़ नॉट जस्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार जो है बिल्डअप हो गया उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम नॉन लिविंग्स में जो है वो कर सकते। जैसे एक माउंटेन इतना अगर वो बर्फ़ पिघल गई तो वो कितना बन जाएगा, इतना सारा बन जाएगा ना। तो क्या है कि जो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है वो इरिवर्सिबल है। अब बिकॉज ग्रोथ लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में होती है और ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं है, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन।
नेक्स्ट जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन, री मीन्स दोबारा, प्रोड्यूस करना अगेन, एंड प्रोड्यूस करना मतलब दोबारा से प्रोड्यूस करना। हमें पता है नॉन लिविंग थिंग खुद से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन लिविंग थिंग्स क्या है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। वो अपने ही जैसे या फिर अपनी ही सेम का, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ से पढ़ के बताती हूँ। इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम काइंड, अपने ही जैसे काइंड के जो है, सेम काइंड के जो है क्या बनाना, न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाना। जैसे कि लाइन से जो है, लाइन ही वो न्यू प्रोड्यूस करेगा, कैट जो है कैट ही प्रोड्यूस करेगा, डॉग जो है डॉग ही प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें क्या है की एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग थिंग में ऐसा नहीं होता है। अब रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्चुअली होती है एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, सेक्चुअल एंड एसेक्सुअल। इन केस ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन उनमें टू इंडिविजुअल्स या टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, जिसमें जो सिंगल पेरेंट है वो बिल्कुल अपने ही जैसे मैंने देखो अगर यहाँ पे ऐसे बनाया है, इसका जो ऑफस्प्रिंग है वो भी ऐसा ही होगा, डिट्टो, ठीक है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या करता है, वो उनके ही जैसे अगर डिट्टो है तो उसको हम कहते हैं क्लोन, तो वो अपना क्लोन नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लोअर ऑर्गेनिजम्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वन ऑफ देम इज फंजाई एंड मैनी मोर, आगे भी हम पढ़ेंगे। फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन से जो है फंजाई रिप्रोड्यूस करता है, जिसमें ये आप मिलियंस ऑफ स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स बनाता है। और ये स्पोर्स जब ज़मीन पे पड़ जाते हैं और उसको वहाँ पे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला तो वहाँ पर एक नया फंजाई ये बना देते हैं, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज यीस्ट और हाइड्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ये यीस्ट है, ये हाइड्रा है, इनमें बडिंग प्रोसेस है। बडिंग मतलब बड बनाना, ये है यीस्ट, पेरेंट यीस्ट। इससे क्या किया आपने सरफेस पे इवेजिनेशन किया। इस इवेजिनेशन से क्या होता है, इसका आउटग्रोथ हुआ एक बड का। बड जो है लेटर ऑन जब उसमें फुली डेवलप हुआ, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक आए जो पेरेंट यीस्ट के हैं। आफ्टर दैट क्या हो गया, वो इससे अलग हो गया और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। वैसे ही हाइड्रा की बात है कि पहले ये स्ट्रेट ऑन था, बाद में इवेजिनेशन से इसने एक बड आउटग्रोथ हुई। वो बड जो है वो पेरेंट हाइड्रा की तरह बन गया और आफ्टर सम टाइम जो है वहाँ से अलग हो गया, और जब वो कहीं और ज़मीन पे पड़ेगा और वहाँ पर एक नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। तो ये है बडिंग प्रोसेस। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन देखिए, फ्रेगमेंटेशन जो है फ्रेगमेंट्स बनाना, फ्रेगमेंट्स मतलब टूटना फ्रेगमेंट्स में। फ्रेगमेंटेशन जो है प्लेनेरिया, ये है ना प्लेनेरिया, प्लेनेरिया देखिए यहाँ पर इसकी पूरी बॉडी जो है दो इक्वल हिस्सों में, इक्वल नहीं कह सकते, देखिए ये वाला बॉडी जो है इसने क्या बनाया, दो फ्रेगमेंट्स बनाए, एक फ्रेगमेंट ये है एक ये है। ये वाला पोर्शन भी एक होल इंडिविजुअल बना से कैपेबल टू प्रोड्यूस एन होल इंडिविजुअल फ्रॉम दिस पार्ट और फ्रॉम दिस सेगमेंट, और इसने एक दूसरा बनाया। तो इस टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है रीजनरेशन भी। क्यों, देखिए इतने से पोर्शन से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, रीजनरेट हुआ, तो फ्रेगमेंटेशन को हम रीजनरेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये देखिए जैसे बाइनरी फिजन आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, इससे पहले आई हो कि बाइनरी फिजन, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक जैसे ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, ऐसे सपोज क्या हो गया, और आफ्टर सम टाइम दो
जो है ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। जैसे यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया के केस में है, ये अमीबा के केस में है, और ये जो है पैरामीशियम यूग्लिना के केस में है। कैसे जो है इन्होंने बाइनरी फिजन किया, फिजन मतलब डिवीजन, कैसे इन्होंने जो है इक्वल हिस्सों में खुद को पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड होता है, 2 बन गया, फिर जो है पूरा का पूरा बाहर का बॉडी जो है वो सेलुलर बॉडी जो है वो डिवाइड हो गई। वैसे ही इसमें भी, इस केस में भी है। ओके, अब देखते हैं, ये तो था ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हायर प्लांट्स और एनिमल्स में देखा गया है। इसमें क्या है, गैमेट फॉर्मेशन होती है। गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म एंड ओवम या एग जिसको कहते हैं, ठीक है, एग या स्पर्म, ये गैमेट फॉर्मेशन होती है। जो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ईच पेरेंट जो है वो वन ऑफ द गैमेट जो है प्रोड्यूस करता है, एंड लेटर ऑन जो है बाय द फ्यूजन ऑफ दीज गैमेट्स जो है एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। लेकिन ये ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल जो है वो अपने पेरेंट का क्लोन नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ है, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? तो नहीं, वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि म्यूल्स की एक्सेप्शन है, स्टेराइल वर्कर बीज है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, इनमें जो है रिप्रोडक्शन नहीं देखी गई है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न तो रिप्रोडक्शन को हम जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि नॉट ऑल द ईच एंड एवरी सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। कॉन्शियसनेस को हम जो है सेंसिटिविटी भी कहते हैं, कि ये एक एबिलिटी है अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट को सेंस करना और फिर उसको रिस्पॉन्ड करना। वो चाहे फिजिकली रिस्पॉन्ड करो, केमिकली रिस्पॉन्ड करो या बायोलॉजिकली आप रिस्पॉन्ड करो, बट समहाउ रिस्पॉन्ड करना टू दियर एनवायरनमेंट। इसको हम जो है कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, एज वेल एज सेंसिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है सबके सब ऑर्गेनिज्म्स में देखा गया, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, सबके सब में ये देखा गया है। और ये जो है जैसे कि सारे कॉन्शियस अवेयर ऑफ दियर सराउंडिंग। ह्यूमन बींग्स जो है ये ओनली स्पीशीज है जिनमें अपनी ही सेल्फ कॉन्शियस होती है। देखा है, हम काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है अमंग ऑल द हायर ऑर्गेनिज्म। तो कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मतलब ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इज एबल टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर एक अगर एक्सेप्शन देखें तो एक्सेप्शन भी नहीं कह सकते, लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हेन अ पेशेंट इज इन कॉमा स्टेट, ठीक है, कॉमा स्टेट जहाँ पर जो है कैन नॉट respond to whatever we are talking, whatever we are doing and whatever happen to their environment, they cannot respond। लेकिन उस चीज़ को हम नॉन लिविंग थिंग, उस पेशेंट को हम नॉन लिविंग थिंग नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो जो पेशेंट है, उस पेशेंट के जो ऑर्गन्स है दे आर प्रॉपरली फंक्शनिंग। Only the patient cannot respond to the environment, but all other characteristics are present within that patient। So in that case जो है वो पेशेंट को हम नॉन लिविंग थिंग नहीं कह सकते हैं, और ये जो है सेंसिटिविटी शो करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म, जिससे इससे पहले हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था। मेटाबॉलिज्म मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारी केमिकल जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो रहे, केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, बहुत सारे केमिकल्स के बने हुए हैं, जैसे कि जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, तो बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बहुत सारे केमिकल्स का बना हुआ है। तो ये बहुत सारे केमिकल्स जो है ये आपस में केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो ये रिएक्शंस जो है और ये सारे केमिकल्स जो है ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और क्योंकि ये केमिकल्स जो है कंटिन्यूसली काम करते जा रहे हैं, बन रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एक दूसरे में, और केमिकल रिएक्शंस किए जा रहे हैं, तो ये इस होल प्रोसेस को, फिनोमिना को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या रिएक्शन कहते हैं, या सिंपल टर्म से मेटाबॉलिज्म
कहते हैं। हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो केमिकल्स के बीच में, डिफरेंट केमिकल्स के बीच में रिएक्शंस होती हैं एट द सेम टाइम, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये मेटाबॉलिज्म देखा गया है, तो वो सारे को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म देखिए, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म। दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। मैंने आपको पहले समझाया था एनाबॉलिज्म जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल के जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इसी का उलट कैटाबॉलिज्म है, एक बड़ा मॉलिक्यूल डिवाइड होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, तो वो कैटाबॉलिज्म होता है। नॉन लिविंग थिंग में ये मेटाबॉलिज्म देखा नहीं गया है, तो इसलिए ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। अब सिर्फ सेल का बनना काफ़ी नहीं है, इनमें क्या होता है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ सिंपल बायोलॉजी की बात नहीं करते, हम ओवरऑल साइंस की बात करते हैं। जैसे एटम्स ने बनाया मॉलिक्यूल, एक लेवल है एटम का, बहुत सारे एटम्स ने मिलकर बनाया मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर बनाया ऑर्गेनली, और बहुत सारे ऑर्गेनली ने बनाया सेल, और बहुत सारे सेल्स ने बनाया टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज़ ने बनाया ऑर्गन एंड ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम है। एट लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज द ऑर्गेनिज्म। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आ गए, एटम लेवल, मॉलिक्यूल लेवल, ऑर्गेनिल लेवल, सेल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, तो ये क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नॉन लिविंग थिंग में नहीं देखी गई है। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि कैसे जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब कंक्लूजन क्या आया, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद जो है कंक्लूड क्या हुआ कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या है, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दैट इज रिप्रोडक्शन करते हैं, एवॉल्विंग है, दैट इज इवोल्यूशन उनमें देखा गया है। क्यों, जैसे देखिए ना, यूनिसेलुलर जो है वो कैसे मल्टी सेलुलर बन गए, यही था ना, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर बन गए। लोअर ऑर्गेनिजम्स कैसे, हायर ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन से ही बने। सेल्फ रेगुलेटरी, जिसमें मैंने अभी आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाया, इंटरैक्टिव सिस्टम, सेंसिटिविटी पढ़ाया ना अभी इससे पहले, कॉन्शियसनेस। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा पार्ट के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दे आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय जेनेटिक मटेरियल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जेनेटिक मटेरियल का बना है, दैट इज डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, आरएनए है, एंड मैनी मोर थिंग्स है, बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल। तो सब के सब ऑर्गेनिज्म में कॉमन क्या है कि सब के सब जो है वो जेनेटिक मटेरियल के बने हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो सी यू नेक्स्ट टाइम with a new topic. That's all for today, thank you.